मुसलमान एक साल में एक बार नमाज पढ़ता है ईद की। आप यदि ईद की सिवैयाँ खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। हमारे लिए क्यों है ये मुसलमानों के लिए? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। जी हाँ, सड़क तो सड़क, छत पर भी नमाज से रोक। यूपी पुलिस की ये कैसी सोच। आज यही है हमारी बहस का मुद्दा। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। आज बहस का विषय यही है, उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज पर नया विवाद, जिसके केंद्र में है मेरठ और संभल पुलिस का नया फरमान, जिसमें सड़क के साथ साथ घरों की छतों पर भी ईद की नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। और ऐसा ना करने पर एफआईआर से लेकर पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द करने का आदेश जारी हो गया। जी हां, ये फरमान पिछले 24 घंटे से ट्रेंड कर रहा है। मेरठ और संभल पुलिस के ऑर्डर से नाराजगी बढ़ गई है, इसका विरोध भी शुरू हो गया है और सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सड़क तो सड़क, छत पर नमाज की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? अलविदा जुमे की नमाज पर शर्तें लागू करने का कायदा कैसा है? ये तमाम सवाल अब उठाए जा रहे हैं। जी हां, और शुरुआत इसी अहम खबर के साथ कर रहे हैं। ईद की नमाज पर यूपी पुलिस का आदेश, सड़क हो या छत, नमाज की इजाजत नहीं है। सड़क पर नमाज करने पर केस दर्ज होगा, यहां तक कि पासपोर्ट और लाइसेंस भी रद्द होगा, ये कहा गया है पुलिस के स्टेटमेंट में। मेरठ और संभल पुलिस ने इसे लेकर चेतावनी जारी कर दी है। और ईद की नमाज पर यूपी पुलिस का क्या आदेश है, एक नजर इस पर हम डालते हैं। बिग बॉल पर कुछ बड़ी बातें, कुछ बड़े फैक्ट्स आपके सामने। तो देखिए यूपी पुलिस का आदेश क्या है। मेरठ और संभल दो पुलिस की हम बात कर रहे हैं। मेरठ में पुलिस क्या कह रही है? सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है। संभल में सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई है। जी हां, सड़क पर नमाज अगर पढ़ी तो पुलिस तुरंत एक्शन लेगी। कोई सड़क पर ईद की नमाज नहीं पढ़ेगा, यह मेरठ और संभल पुलिस का सीधे सीधे ऐलान है, चेतावनी है। सड़क पर नमाज अगर पढ़ी तो एफआईआर दर्ज करेगी पुलिस, यह साफ तौर पर कहा गया है। संभल पुलिस ने कहा है कि सड़क तो सड़क, लोग अपने घरों की छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल। और देखिए मेरठ पुलिस क्या कह रही है, सड़क पर नमाज तो पासपोर्ट होगा रद्द, यानी कि अगर ऐसा मामला आया तो यह कार्रवाई होगी। संभल पुलिस क्या कह रही है, सड़क और छत पर नमाज पढ़ी तो मुकदमा होगा, इस मामले में पुलिस शिकायत दर्ज करेगी। जी हां, सड़क पर नमाज पढ़ी तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की बात कही गई है मेरठ पुलिस की तरफ से, और सड़क और छत पर नमाज पढ़ी गई तो तुरंत कार्रवाई भी होगी, यह कहा गया है संभल पुलिस की तरफ से। मेरठ पुलिस कह रही है ईदगाह और मस्जिदों में ही नमाज पढ़ी जाएगी, यानी कि जो फिक्स प्लेसेस हैं वहीं पर। और संभल पुलिस कह रही है नमाज की इजाजत सिर्फ मस्जिदों या ईदगाहों में ही दी जाएगी। जी हां, पीएससी और आरएसएफ की तैनाती होगी, फोर्सेस लगाई जा रही है। सुरक्षा के सख्त इंतजाम संभल में भी किए गए हैं। तो मेरठ और संभल में ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी। संभल में भी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाएं और इसके लिए तमाम तैयारियां की गई हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल, ये सारे निर्देश दिए जा रहे हैं। और देखिए ईद की नमाज को लेकर मेरठ और संभल की पुलिस ने ये सख्त आदेश दिए हैं। मेरठ में एसपी आयुष विक्रम सिंह, तो संभल में एसपी शीश चंद ने साफ शब्दों में कहा है कि ईद की नमाज सड़क पर नहीं होने दी जाएगी। क्या कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इनको, इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी, करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 80 से अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है इसमें। इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। सड़कों पर किसी भी तरह की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी और मस्जिद परिसर के अंदर ही एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी, यह सुनिश्चित किया जाएगा। छतों के ऊपर किसी भी तरह से नमाज अदा नहीं की जाएगी।
जहां परंपरागत रूप से मस्जिद के अंदर, ईदगाह के अंदर नमाज अदा की जाती रही है, वहीं की जाएगी और किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से नमाज अदा करने नहीं दी जाएगी। तो संभल और मेरठ में जो पुलिस का फरमान है वो क्या है हमने आपको बताया, लेकिन अब ऐतराज शुरू हो गया है इस पर। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने यूपी पुलिस पर सवाल उठा दिए हैं। नमाज पर सख्ती को लेकर सवाल उठाए गए हैं। पुलिस के आदेश को स्वतंत्रता पर हमला बताया है आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने। एनडीए के पार्टनर हैं, बीजेपी के सहयोगी हैं, लेकिन यूपी सरकार की पुलिस के इस फरमान पर वो सवाल उठा रहे हैं। पुलिस के आदेश की तुलना उन्होंने ऑरवेलियन स्टेट से की है। तो देखिए, ऑरवेलियन स्टेट से जयंत चौधरी ने तुलना की है। समझिए ऑरवेलियन 1984 क्या है। अगर वो ये टर्म यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब भी समझना बेहद जरूरी है। तो ऑरवेलियन 1984 क्या है। जयंत चौधरी ने ये लिखकर यूपी सरकार और यूपी पुलिस पर सवाल उठाए हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट मैसेज क्या है। जयंत चौधरी ने लिखा ऑरवेलियन 1984 की ओर पुलिसिंग है यूपी की। ब्रिटिश लेखक जॉर्ज ऑरवेल की किताब का एक काल्पनिक राज्य है ऑरवेलियन स्टेट। जी हाँ, 1949 में जॉर्ज ऑरवेल ने ऐसे राज्य की कल्पना में एक किताब लिखी थी, नॉवेल लिखी थी। किताब में ऐसे राज्य की कल्पना की गई जहां प्यार करने पर लोगों को सजा मिले। यह था ऑरवेलियन स्टेट, ऐसा राज्य जहां लोगों की निजता, उनकी प्राइवेसी को लूट लिया जाए और झूठ को बढ़ावा दिया जाए। यह था ऑरवेलियन स्टेट जॉर्ज ऑरवेल का। उससे जयंत चौधरी तुलना कर रहे हैं यूपी की। ऐसा राज्य जहां सत्ता नागरिकों पर हर वक्त नजर रखती है। ऐसा राज्य जहां सरकार नागरिकों की आजादी को कुचलती है। किताब की मशहूर लाइन बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। बिग ब्रदर का एक कैरेक्टर होता है और उसको ये उसमें दिखाया गया है। बिग ब्रदर के पोस्टर हर चौराहे, गली कूचे और इमारतों पर लगे हैं इस नॉवेल की स्क्रिप्ट के हिसाब से। जी हां, बिग ब्रदर की पार्टी राज्य के हर नागरिक का ब्रेन वॉश कर चुकी है। प्रोपेगेंडा के लिए बिग ब्रदर की पार्टी ने न्यूज स्पीक नाम की एक भाषा बनाई है। न्यूज स्पीक का काम लोगों की सोचने की क्षमता को कम करना है। यानी लोगों के सोचने की क्षमता, उनकी तार्किक क्षमता को कुंद कर दिया जाता था ऑरवेलियन स्टेट में। और उस ऑरवेलियन स्टेट की तुलना करते हुए यूपी का जिक्र कर रहे हैं और एक तरह की नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं जयंत चौधरी, जो कि एनडीए के पार्टनर हैं, बीजेपी के सहयोगी हैं। मनीष शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूपी के। ये एआईएमपीएलबी से एक अलग बॉडी है। मां चेतनानंद सरस्वती हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं आरएलडी के। सबसे पहले मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगा। ऑरवेलियन स्टेट क्या था ये हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, जहां पर लोगों की प्राइवेसी को लूट लिया जाता था, प्यार करने वालों को सजा दी जाती थी और एक बिग ब्रदर हर किसी को देखता रहता था, पड़ोसी पड़ोसी की मुखबिरी करता था। उससे तुलना कर रहे हैं जयंत चौधरी यूपी की। मेरठ और संभल की पुलिस को सरकार ने क्या निर्देश दिए जिसके बाद यह फरमान आ गया? देखिए समीर जी, अलविदा की नमाज और ईद का त्यौहार शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक बीते, इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आदेश जारी किया है। और वो कोई एक तरफा आदेश नहीं है। सबको पता है कि शांति समिति की एक बैठक होती है हर जिले में, प्रत्येक जिले में, टाउन एरिया में, हर जगह एक शांति समिति होती है जिसमें सभी धर्मों के सम्मानित और प्रभावशाली लोग सम्मिलित होते हैं। प्रशासन भी उसमें सम्मिलित होता है। यानी वो सभी धर्मों के जो सम्मानित और प्रभावशाली लोग हैं और जो पुलिस प्रशासन है, इन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि अलविदा की नमाज और ईद के दौरान सड़कों पर और छतों पर नमाज नहीं अदा की जाएगी। तो हमको लगता है कि इसको इस दृष्टि से देखना ठीक नहीं है कि केवल ये प्रशासन का निर्णय है, पूरे समाज का निर्णय है। और समाज ने जो अभी संभल में कुछ दिन पूर्व वहां संवेदनशील स्थिति थी, समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा वहां हिंसा भड़काई गई थी। सबको पता है कि आपसी गोलीबारी में 4-5 नौजवान वहां मारे गए थे,
ये पूरे हिस्ट्री सबको पता है, इसलिए उस संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त कदम लेकिन उठाए गए हैं। मनीष जी, सड़कों पर नमाज ना हो ये बात समझ में आती है, ये ऑर्डर, ये निर्देश समझ में आता है, लेकिन लोग अपने घरों की छतों पर भी नमाज ना पढ़े हैं, ये रोक भला कैसे लगाई जा सकती है? कल को तो आप कह देंगे कि घर की छत पर भजन कीर्तन भी ना हो, तो ये कैसा आदेश? देखिए समीर जी, मैंने कहा ना कि शांति जो समिति होती है, उस समिति में समाज के सभी वर्ग के लोग और प्रशासन शामिल होता है, और हमको लगता है स्थानीय किसी का कोई इसमें आपत्ति नहीं है। सबने मिल बैठकर ये निर्णय लिया है कि संवेदनशीलता को देखते हुए जयंत चौधरी ने आपत्ति जताई है, और वो आपत्ति आपको गलत लग रही है? जी, जयंत चौधरी ने अपने ट्वीट में इस फैसले को, इस निर्णय को ऑरवेलियन स्टेट के तर्ज पर तुलना की है। क्या है वो हमने बताया आपको, लोगों की स्वतंत्रता छीन लेने वाला एक ऐसा स्टेट जिसकी कल्पना जॉर्ज ऑरवेल ने की थी, वो एक तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं कि ये फैसला क्या है। कोई और करे न करे, जयंत चौधरी ये बात कह रहे हैं तो सोचना तो पड़ेगा आप लोगों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उक्त विषय पर क्या सोचती है, सरकार क्या सोचती है, उसको मैंने आपके समक्ष रखा। जयंत चौधरी जी ने किस परिप्रेक्ष्य में, किस कॉन्टेक्स्ट में उस बात को कहा, इस काल्पनिक नॉवेल को कोड करते हुए, आरएलडी के प्रवक्ता। चलिए ये पूछ लेते हैं, रोहित अग्रवाल हैं आरएलडी से हमारे साथ, रोहित अग्रवाल नेता। रोहित जी, जरा बताइए मनीष जी को और बीजेपी के तमाम नेताओं को कि जयंत चौधरी क्या कहना चाहते हैं। अगर ऑरवेलियन स्टेट की वो तुलना कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के इस फैसले से, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? हमें तो वही समझ में आया जो जॉर्ज ऑरवेल 1984 के उस अपने नॉवेल में ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, जॉर्ज ऑरवेल का जो नॉवेल था वो साफ ये बताता था कि कुछ भी निर्णय लिया जाए, कुछ भी किया जाए, पर उसकी मैसेजिंग अगर निगेटिव है तो वो कहीं ना कहीं हानिकारक होती है उस स्टेट के लिए। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर, देखिए उत्तर प्रदेश सबका है, भारतवर्ष सबका है, वो हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका इस तरीके से हो जाए कि एक विश्वास जनता के अंदर कम हो जाए, उसको ये लगे या मुस्लिम्स को ये लगे कि जो भी पुलिस कर रही है वो हमारे खिलाफ ही कर रही है, तो ये मैसेजिंग गलत है। ये मैसेजिंग कहीं ना कहीं जो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, आप बेहतर तरीके से आप इस चीज को कम्युनिकेट कर सकते हो। आपका काम क्या है? आपका काम है पुलिस व्यवस्था को बनाए रखना, आपका काम है किसी तरीके की हिंसा ना हो, किसी तरीके का कोई आपसी वेनमस ना पैदा हो, इसके लिए पुलिसिंग का काम है। पर पुलिसिंग का जो मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि वो मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। तो ये जो मैसेज है ये बहुत हानिकारक है, किसी भी स्टेट के लिए हानिकारक है, क्योंकि हमारी जो आम जनता है उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस यहाँ पे बनी है, उसकी सुरक्षा, उसके व्यवस्थाओं के लिए बनी है कि किसी तरीके का कोई भी व्यवस्था में तनाव ना पैदा हो। पर अगर एक मैसेजिंग ऐसी जाने लग जाए कि हमको ये हमेशा ये लगे कि जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हमारे खिलाफ होगा, तो ये मैसेजिंग खुद तो में बड़ी बात कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज में एक तरह का डर है कि सरकार और पुलिस जो है वो हमारे खिलाफ काम कर रही है। और मैंने देखा आपने ये भी लिखा कि डर से शांति और सौहार्द स्थापित नहीं होता, वो भाईचारे की कोशिशों से ही होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप तो सत्ता में हैं, आप तो सरकार में हैं, तो आप कैसे समझाएंगे अपने बड़े पार्टनर बीजेपी को? नहीं, देखिए एक चीज ये है, बिल्कुल साफ है कि इसीलिए तो हमने इस चीज को कहीं ना कहीं अंडरलाइन किया है कि जिस भी स्थिति के अंदर ये व्यवस्था है उसको, अगर उसके अंदर कोई कमी है तो उस कमी को सुधारने की जरूरत है, उस मैसेजिंग को बेटर करने की जरूरत है कि किसी भी समुदाय को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे खिलाफ काम हो रहा है। भले ही देखिए बहुत सारे ऐसे, मैं एक एग्जांपल देता हूं। रोहित जी ने अपनी बात कही है। रोहित जी, मैं आता हूं आपका। मनीष जी, जल्दी से एक छोटा सा जवाब, क्या ये जो डर का माहौल जिसका जिक्र हो रहा है ये खत्म करने की कोशिश की जाएगी और भरोसा जो है उसको बढ़ाने की कोशिश होगी? भरोसा खत्म हो रहा है, डर का माहौल उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। 19 मार्च 2017 के बाद 8 वर्ष से हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में है। सभी धर्मों के तीज और त्योहार सौहार्दपूर्वक और शांतिपूर्वक बीते हैं। डर का माहौल तो इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकारों में हुआ करता था, जब दुर्गा विसर्जन में मूर्तियां तोड़ी जाती थी, होली में खून की होली खेली जाती थी। सबको ध्यान में है किस तरीके से कांवड़ियों पर पथराव होते थे, पुलिस की लाठियां चलती थी। कहीं डर का माहौल नहीं है। और शांति कमेटी में सभी धर्म के प्रभावशाली और मनीष जी, आप कह रहे हैं कि डर का माहौल नहीं है, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश में कभी इससे पहले तो ऐसी नौबत नहीं आई कि लोगों को घरों पर भी
नमाज पढ़ने की इजाजत ना मिले, घर की छतों पर भी नमाज पर पाबंदी लगा दी जाए? समीर को लगता है उत्तर प्रदेश के इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो पिछले 68 के बाद 68 के बाद वहाँ 78 के बाद वहाँ ठीक से होली नहीं मनाई गई थी, लेकिन सवाल नहीं थे और हमने वहाँ होली भी मनवाई, वहाँ उसी दिन नमाज भी अदा हमारी सरकार ने करवाई, अलविदा की नमाज भी शांतिपूर्वक संपन्न होगी, ईद का त्योहार भी भाईचारे के साथ संपन्न होगी, इसके लिए सारे कदम उठाए। नहीं, सवाल शांतिपूर्ण तरीके से कराने से ज्यादा है कि ये शांति किस तरीके से स्थापित की जाती है। हाफिज नूर अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए। हाफिज साहब, क्या आप भी इस बात से सहमत है कि जो मुस्लिम समाज में संदेश जा रहा है, जिस तरीके से प्रशासनिक निर्णय लिए जा रहे हैं, वो संदेश सवालों के घेरे में है, वो संदेश कहीं ना कहीं उनको अपनी आजादी पर एक खतरे की तरह लगता है? क्या आप इस बात से सहमत हैं या आप भी मानते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हर त्योहार मनाया जाए, इसके लिए प्रशासन जो कर रहा है वो जरूरी है? देखिए, अभी मनीष जी बोल रहे थे ना कि हर समुदाय के प्रभावशाली लोगों को बुला करके अमन कमेटी में लोगों को बिठा करके बात की जाती है। पहले ऐसा होता था कि हर समुदाय के लोगों को बुला करके उनकी बातें सुनी जाती थी। अब तो पुलिस विभाग जो है खास तौर से संभल जैसी जगहों पर, जो 4 जगहें हैं प्रदेश में, जहां पर पुलिस अपना फरमान सुनाती है, उनकी बात नहीं सुनती है। अभी पिछले दिनों अनुज चौधरी के बयान से अंदाजा लगा लीजिए आप लोग। ये जो मनीष भाई वकालत कर रहे हैं, इनकी तो मजबूरी है, लेकिन जयंत चौधरी जी का जो जमीर जागा है, उसके लिए बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने कम से कम देश में सौहार्द और मोहब्बत और भाईचारे की बात तो की, और ऐसी पार्टी में रह करके जो चाहती ही नहीं कि हमने हमेशा भाईचारे की बात की है, हमने हमेशा मोहब्बत की बात की है। भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुनिए मुझे, आप सुन लें जॉर्ज ओवेलन का मैसेज, और जो आप समझ नहीं पा रहे हो, देखिए, समझना पड़ेगा। नहीं, देखिए, आपको समझना पड़ेगा। रोहित जी, आप सुने बात पूरी हो जाए। छत पर नमाज नहीं होगी, सड़क पर नमाज नहीं होगी, मस्जिद के बाहर अगर अंदर ज्यादा लोग आ गए और बाहर अगर नमाज पढ़ ली तो साफ गुनाह है, लेकिन बाकी समुदाय को हर चीज की आजादी है। वो सड़क पर जुलूस भी निकाल सकते हैं, वो सड़क पर पूजा भी कर सकते हैं, वो सड़क पर होली भी खेल सकते हैं, हमें ऐतराज नहीं है। किसी की होली पर, किसी की दिवाली पर, किसी के त्योहार पर, किसी के जुलूस पर नूर अहमद अजहरी की कौम को कोई ऐतराज नहीं ना होगा। लेकिन साहब, इन्हें हमारी हर चीज पर, इन्हें इस चीज पर भी ऐतराज है कि हमारे सर पे टोपी क्यों है, हम मुसलमान क्यों है, अपना मजहब थोपने के चक्कर में ये सारी हरकतें हमारे साथ। लेकिन हाफिज नूर साहब, ये आप ये भी तो देखिए कि ये जो ऑर्डर है छतों वाला, छत पर नमाज ना हो, ये संभल में ही प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है और कहीं ऐसा नहीं है। और संभल में पत्थरबाजी हुई थी, हालात वहां पर नॉर्मल रहे, शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार बीते, ये कोशिश कर रहा है प्रशासन और वहीं पर ये कदम उठाया गया है। मुझे लगता है संभल पुलिस का अपना कोई कानून है, अपना कोई संविधान है। हाँ। वो देश के संविधान के जरिए संभल की पुलिस काम नहीं कर रही है। साफ है, अभी मस्जिद के सदर को कर लिया बिना वजह में। मैं 5 लोग वहां पर जो मारे गए, उनका असल कातिल कौन है, आज तक पुलिस नहीं दूसरा मुद्दा उठा है। अब संभल में जो हिंसा हुई, पुलिस जांच करेगी, जो दोषी हैं उनको सजा अदालत से मिलेगी। मनीष जी ऐड करना चाह रहे हैं आपकी कुछ बात पर? आज से नहीं है। ठीक है हाफिज साहब, आपने अपनी बात कह दी इस नमाज के मुद्दे पर। मनीष जी क्या कहना चाह रहे हैं? हाफिज साहब का जवाब कैसे देंगे? पुलिस का जालिमाना रवैया आज से नहीं है, हो गया हाफिज साहब। वहाँ 5 लाशें गिराई गई, उससे पहले से वहाँ पर ठीक है हाफिज साहब, नमाज का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, नमाज को लेकर ये जो फरमान जारी किया गया, मनीष जी बताइए। और सड़क पर नमाज अगर किसी ने पढ़ ली तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, पासपोर्ट रद्द हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाएगा। देखिए समीर जी, 2-3 बात मैं कहना चाहूंगा। अभी ये हाफिज जी ये कह रहे थे कि अन्य धर्म के लोग सड़क पर जुलूस निकाल सकते हैं। मुहर्रम का जुलूस निकलता है, प्रशासन उसकी भी चाक चौबंद व्यवस्था करता है, उससे भी ऐतराज होता है, उससे भी परेशानी होती है आपको। बीच में नहीं करता ही नहीं है अजहरी जी। हाँ, कोई नई परंपरा, और नई परंपरा तो कांवड़ यात्रा पे भी नहीं पढ़ने दी जाती है, कांवड़ यात्रा को भी नया रूट नहीं लेने दिया जाता इस प्रदेश में। तो देखिए, एक समान भाव से व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए किया गया है। अब ईद के दिन तो जुलूस निकलने की परंपरा है नहीं कि जुलूस निकलवा दिया जाए। हाँ, जो उनकी परंपरा में उसको किया जाएगा।
मुहर्रम में जुलूस निकलता है, 12 वफात में लाइटें लगती हैं, तमाम अभी शियाओं का त्योहार होगा लखनऊ के अंदर, तो उसकी भी व्यवस्था चाक चौबंद की जाएगी। तो हमको लगता है कि जहां जुलूस की आवश्यकता होगी वहां जुलूस की भी अगर परंपरा है तो चाहे जिस धर्म नहीं का होगा। वो मनीष जी देखिए प्रश्न कुछ और है। सुरक्षित निकालने की व्यवस्था मनीष जी प्रश्न कुछ और, की स्थिति संवेदनशील है। मनीष जी प्रश्न कुछ और है। देखिए आरएलडी के आपके पॉलिटिकल पार्टनर की तरफ से जो बात कही गई कि आप सख्त कार्रवाई की बात करते हैं, आप कहते हैं एफआईआर दर्ज कर लेंगे, आप सुन तो लीजिए, आप कहते हैं कि पासपोर्ट लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। एक्सट्रीम पनिशमेंट वाला मैसेज अपने आप में थोड़ा ज्यादा सख्त नजर आता है। यह कहा जा रहा है कि भाई स्टेट जब कुछ ले एक्शन तो उसको लगे कि हां हमारे प्रति जो है बराबरी का भाव रखा जा रहा है, ये नहीं कि छतों पर भी पाबंदी लगाएं और कोई कर दे तो एक्सट्रीम पनिशमेंट दिया जाएगा, एफआईआर तक दर्ज कर ली जाएगी। देखिए रवि जी, संभल की स्थिति संवेदनशील रही है। नहीं, मेरठ की भी बात है, इसमें मेरठ भी शामिल है। आप संभल कर रहे हैं, आपने मेरठ का जिक्र नहीं किया। मेरठ में क्या हुआ था जो संभल में हुआ, क्या वो मेरठ में भी हुआ? देखिए जहां जहां भी पुलिस या प्रशासन को लगता है कि यहाँ स्थिति थोड़ा संवेदनशील है या अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है, अतिरिक्त अगर सतर्कता की आवश्यकता है, तो पुलिस उस अनुसार निर्णय लेती है। देखिए इसी प्रदेश इसी देश में महीनों महीनों दंगे के बाद कर्फ्यू लगे, तमाम त्योहारों में लोग निकल नहीं पाए। ये भाई ये लोग सिर्फ बौखलाए हुए लोग हैं, इनसे सत्ता संभल नहीं रही है, लोगों को डरा के धमका के सत्ता चलाना चाहते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। अगर शांति मनीष जी देखिए ये बहुत जेनरिक और जनरलाइज आंसर है। मनीष जी बहुत जेनरिक आंसर है। अगर कोई गड़बड़ी करता है तो प्रशासन उनको आइडेंटिफाई करे, उनको सजा दे। पूरी कम्युनिटी के लिए एक पनिशमेंट वाला माहौल बनाने की क्या जरूरत है? पूरे समुदाय के लिए एक सजा देने वाला माहौल बनाने की क्या जरूरत है? शासन चलाना चाहते हैं। मनीष जी का उत्तर ले लेते हैं। मनीष जी का उत्तर, आप ही का सवाल मैं कर रहा हूं। जी पूछिए, क्या सवाल है? मैंने कहा कि पूरी कम्युनिटी के लिए एक सजा का माहौल बनाने की क्या जरूरत है? आपको लगता है कि मेरठ या दूसरे जिलों में कुछ एलिमेंट्स हैं जो ऐसा कर सकते हैं, तो प्रशासन कर क्या रहा है? प्रशासन को तो पकड़ होनी चाहिए ना। ये शब्द गलत है, सजा शब्द गलत है। नहीं, सावधानी क्या और माना सतर्कता, एफआईआर को सावधानी और सतर्कता है। नहीं, सजा शब्द गलत है। अब आप उसको इस तरह से शब्द प्रयोग करके मतलब मैसेज गलत ना जाए। एफआईआर दर्ज करने को क्या मानते हैं? उसको किस तरीके से देखना चाहते हैं? उसको अच्छे शब्दों में आप कैसे व्यक्त करें, मुझे बताइए। उसके लिए कोई अच्छा शब्द बताइए, मैं वो प्रयोग करूंगा। मनीष जी एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई बढ़िया शब्द बताइए, मैं उसका प्रयोग करता हूं। मुगलों का झूठा इतिहास पेश करके उसकी सजा मुसलमानों को देना चाहते हैं साहब। अरे सामने है हाफिज साहब मैं आता हूं आपके पास। मनीष जी आ रहा हूं। नमाज पर सख्ती को लेकर देखिए जियाउर रहमान बर्ग की तरफ से क्या कहा गया है, संभल के सांसद की तरफ से। छत पर नमाज से रोकने का आदेश सरासर गलत है। छत कोई सरकार की संपत्ति नहीं है। घर पर नमाज नहीं अदा करें तो कहां जाएं? यह सवाल उठाया है जियाउर रहमान बर्ग ने। ऐसी रोक धार्मिक आजादी छीनने वाली सोच बयां करती है। नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगरपालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा? इस टाइप की पाबंदियाँ लगाना जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। तो देखिए कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। चेतनानंद जी, सवाल आपसे मैं ये करना चाहूंगा कि अगर एक ऐसा स्टेट या ऐसा प्रशासन, ऐसी सरकार हो जहां पर माता की चौकी करने पर एफआईआर दर्ज कर दिया, अगर वो सड़क पे हो, सरस्वती पूजा अगर आप सड़क पे करें उसमें एफआईआर दर्ज हो जाए, दुर्गा पूजा अगर पंडाल बनाते हैं सड़क पे उस पर एफआईआर दर्ज हो जाए, आरती लाउड स्पीकर लगाने पर एफआईआर दर्ज हो गए, तो वैसे प्रशासन या वैसे स्टेट को आप क्या बोलेंगे? नहीं रवि जी, देखिए ये होता नहीं रहा क्या? क्या पश्चिम बंगाल इसका गवाह नहीं है कि हमारे साथ क्या होता रहा? हमारी दुर्गा, आप अच्छा तो नहीं बोलती है ना पश्चिम बंगाल वाले को? अच्छा एग्जाम्पल नहीं मानती ना? रवि जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं दोनों बातों का पक्ष रखूंगी। मैं अपनी बात पूरी कर लेती हूँ, उसके बाद आप मेरे से जो प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर दे दूंगी। देखिए रवि जी,
ये हमारे साथ होता रहा है और हम इसको चुपचाप सहते रहे। लगातार हमारी शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी होती रही, लगातार संवेदनशील एरिया बताकर प्रतिबंधित की जाती रही हमारी शोभा यात्राएं। ऐसा भारत में ही हुआ जहां हिंदू बहुसंख्यक है। आज जो भी स्थिति, जो भी प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है या जो भी प्रशासन ने निर्णय लिया है, वो उसी संवेदनशीलता को देखते हुए लिया है। और छत पर नमाज पढ़ने की आवश्यकता क्या है? आपका घर है, आप घर के किसी भी कमरे में, ऐसा तो है नहीं कि नमाज खुले आसमान के नीचे ही अता होती है। नमाज तो कहीं भी अता की जा सकती है, खुदा का नाम तो कहीं भी लिया जा सकता है। तो आपको इतना बड़ा घर है, आप घर में एक सेकंड देखिए, मैं जब मैं आधे घंटे से इस डिबेट में अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये भी मान सकते हैं मौलाना साहब, अगर आपकी यही इच्छा है तो आपको ये भी मान लेना चाहिए। अगर आपको यही मानना, अगर आपको यही लगता है, हाफिज साहब हो गई आपकी बात। एक मिनट चेतनानंद जी, लेकिन चेतनानंद जी, आप ये कह रही हैं कि भाई इसमें हर्ज क्या है, दिक्कत क्या है, घर के अंदर पढ़ लें, कमरे के अंदर पढ़ लें, छत पर पढ़ने की जरूरत क्या है? अगर यही कल को आदेश, नहीं सुनिए चेतनानंद जी, कल को यही आदेश जारी हो गया कि प्रशासन ने कह दिया कि अपनी घर की छत पर भजन कीर्तन नहीं कर सकते, तो आप उस फैसले को मानने के लिए तैयार होंगी? समीर जी, प्रशासनिक अगर संवेदनशीलता को अगर ये क्या तरीका है समीर जी? अरे भाई समीर जी, मैं आधे घंटे से ये क्या तरीका है? मैं इस तरह से डिबेट नहीं करूंगी, मैं इस तरीके से बोलने भी नहीं दोगे। हाफिज साहब ये गलत बात है, ये गलत बात है। अगर आप डिबेट में आए हैं तो डिबेट का कायदा आपको पता होना चाहिए। सवाल पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। प्लीज चेतनानंद जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए, कपिल जी इंतजार कर रहे हैं इतनी देर से। देखिए समीर जी, अगर संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन कोई निर्णय लेता है तो उसको पालन करना होगा। अगर वो हमारे लिए निर्णय लेंगे तो हमें भी पालन करना होगा। हमारे लिए निर्णय लिया गया कि परमिशन लेनी होगी, यात्रा निकालने से पूर्व परमिशन लेनी होगी। पहले बहुत सारी यात्राएं बिना परमिशन के निकल जाती थी, लेकिन परमिशन की जब अनिवार्य जी जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। बीजेपी की तरफ से भी एक बात कही गई कि शांति को बरकरार रखने के लिए, सौहार्द बना रहे और सारे त्योहार जो हैं वो खुशनुमा माहौल में हो, इसलिए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। आप लोग सवाल उठा रहे हैं और खुद आरएलडी के नेता सवाल उठा रहे हैं, ऑरवेलियन स्टेट से तुलना कर रहे हैं। देखिए, मैं सीधी बात आपको कह रहा हूं कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कम्युनल हार्मनी को की जगह इन्होंने विद्वेष पैदा करने का काम किया है और देश की स्वतंत्रता में जो हमारे तमाम स्वतंत्रता हासिल है उनका गला दबा दिया। इस देश के संविधान से भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। वो स्वतंत्रता की आजादी नहीं दे सकती है, जबकि विधि के अंदर है। कोई व्यक्ति का अपना मकान है, वो उसका स्वामी है, उसकी जमीन से लेकर के आसमान तक उसका है। बावजूद इसके वो अपने छत पर अगर अदा नहीं कर सकता है, उस पर आप पाबंदी लगा रहे हैं, तो इसके मतलब आप धार्मिक आजादी पर हस्तक्षेप तो आप ये मानते हैं कि धार्मिक आजादी बराबर होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। हालांकि बीजेपी का अपना तर्क है कि शांतिपूर्ण तरीके से भारत में सभी त्योहार मनाएं, यही हमारी प्राथमिकता। और प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।